बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अब तक के जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं आपने उन्हें अच्छे तरीके के साथ अपनी कॉपीज़ पर नोट भी कर लिया होगा। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 जो है इसमें हम शेख सादी के अक़वाल ये हमारा मौजू है और रीडिंग हम इसकी कर चुके हैं, अल्फाज मानी हम इसके कर चुके हैं। अब इसके बाद है इक़्तिबास की तशरीह जो कि आज हम करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा दोहरा दूँ कि शेख सादी कौन थे और पहले भी आपको बताया, दोबारा से हम इनके बारे में बात करते हैं कि शेख सादी जो हैं अपने दौर के मशहूर दानिश्वर थे और इन्होंने चूँकि मुख्तलिफ़ मुल्कों की सियाहत की थी, बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात थे इनके पास, तो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की हकायात लिखी और ऐसे ख़ूबसूरत हकायात थी कि अगर इंसान जो है वो इनको फ़ॉलो करे, इन पर अमल करे तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है। उन्होंने बड़े बड़े जो मज़ामीन थे उनको जैसे कहते हैं ना कि कम अल्फाज में उनको बयान किया कि गोया जिस तरह से कह सकते हैं कि समुंदर को कूज़े में बंद कर दिया। इनकी इस खूबी का आज तक कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। एक तवील अरसा गुज़रने के बावजूद इन हकायात की अहमियत जो है कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है और बहुत सी ज़बानों में इन हकायात के जो हैं तराजुम भी हो चुके हैं। तो आज हम इन्हीं का जो शेख सादी के अक़वाल का जो पैराग्राफ है, पहले दो छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनकी आज हम तशरीह करेंगे। इक़्तिबास की तशरीह के मुतालिक मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इक़्तिबास जो है वो सबक में से लिया गया एक टुकड़ा होता है, एक चुना हुआ एक पैराग्राफ होता है जिसकी हमने आसान लफ्ज़ों में जो है समझाना होता है। जिस तरह से आप लोग शेर की तशरीह करते हैं बिल्कुल उसी तरीके के साथ हमने यहाँ पर जो है वो इस इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। छोटी क्लासेस में जब आप 5 क्लास तक थे तो आप सिर्फ़ उसकी सलीस करते थे, यानी आसान लफ्ज़ों में पैराग्राफ को लिख देते थे, लेकिन अब जो है आपने पैराग्राफ को उसकी तशरीह करनी है। तशरीह इस तरह से आप लोगों ने करनी है कि अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास 3 लाइनें हैं, 3 या 4 लाइनें हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वो 10 या 12 लाइन में आप उसको अच्छे तरीके के साथ जो है उसकी वजाहत कर दें, खोल कर बयान कर दें। अब मैं इसके पैराग्राफ की जो है वो तशरीह शुरू करती हूँ, साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊँगी कि आपने इसको जो है किस तरीके के साथ करना है। सबसे पहले देखें कि हमारा है तशरीह इक़्तिबास और जब हमने इसका शुरू करना है तो सवाल का जो भी नंबर होगा, सवाल नंबर 3 है, 4 है, पेपर के मुताबिक आपने उसको वहाँ पर सबसे ऊपर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि हमने जिस इक़्तिबास की हम तशरीह कर रहे हैं हवाला इक़्तिबास लिख कर, तो जो पैराग्राफ जिसकी हम तशरीह कर रहे हैं उसके शुरू के 2 या 3 अल्फाज उनको हम लिख देंगे। उसके बाद हम डॉट्स लगा देंगे और फिर उसी इक़्तिबास के उसी पैराग्राफ के जो आखिर के अल्फाज हैं उनको हम लिख देंगे कि इस जो है इक़्तिबास की हम तशरीह करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो है हवाला मतन। हवाला मतन में मैंने आपको बताया था कि इसमें आप सबक का उन्वान लिखेंगे, ठीक, सबक का उन्वान लिखेंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप मुसन्निफ़ का नाम भी लिखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ सबक का उन्वान लिखना है। तो इसके सबक का उन्वान है शेख सादी के अक़वाल, शेख सादी के अक़वाल। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके ऊपर या नीचे जो है लाइन खींची गई होती है, एक लाइन खींच दी जाती है जिससे पता चलता है कि हमने इन अल्फाज के मानी जो है वो अलग करके लिखने हैं। तो ये पैराग्राफ मैं पहले आपके सामने पढ़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और उसके हमने मानी जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखने हैं।
शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम अखलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में उनकी मसनवी, बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तराजम हो चुके हैं। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हकीम मशरिक़ और लक़ब और तवील उम्र, बेशतर और इसके अलावा नसर, मसनवी और अदब आलिया, इन अल्फाज के हम मानी जो है वो ख़त कशीदा। अब यूँ समझें कि इनके ऊपर जो है वो लाइन खींची गई है, तो अब हमने इसके जो है वो मानी लिखने हैं। पहला वर्ड है हकीम मशरिक़। हकीम मशरिक़, मशरिक़ का दाना यानी अक्लमंद इंसान। ठीक है। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है लक़ब। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है तवील उम्र। तवील उम्र यानी लंबी उम्र। इसके बाद अगला लफ्ज़ है बेशतर। बेशतर इसका मतलब है ज़्यादातर। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है नसर। नसर का मतलब होता है आम इबारत। आम इबारत। इसके बाद अगला लफ्ज़ है मसनवी। मसनवी का मतलब है नज़म की एक किस्म। नज़म की एक किस्म। इसके बाद अगला लफ्ज़ है अदब आलिया। इसका मतलब होता है आला अदब। आला अदब, मुस्तनद अदब या मायारी अदब भी इसका मतलब हो सकता है। बहरहाल आप इसका आला अदब लिख लीजिए। बस यही है इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सियाक़ व सबाक़ की तरफ। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के बाद है अगला जो हमारा स्टेप होता है वो है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ के मुतालिक मैंने आपको बताया था, सियाक़ का मतलब होता है बाद में और सबाक़ का मतलब होता है पहले। लेकिन बहरहाल इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि सियाक़ व सबाक़, इसका जो मैं सादा लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो वो यही है कि जिस इक़्तिबास की तशरीह हमने करनी होती है उससे पहले क्या हालात व वाक़यात बताए गए हैं और उसके बाद में क्या बताए गए हैं। अगर इससे भी ज़्यादा सादा लफ्ज़ों में आप इसको समझें तो एक मुख्तसर सा ख़ुलासा जो है वो तारुफ़ एक आपने देना होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है आपके सामने लिखती हूँ सियाक़ व सबाक़ को। शेख सादी अपने अक़वाल व हकायात, शेख सादी शेख सादी अपने
अक़वालो हकायात की ताज़गी और शादाबी की वजह से आज भी, शादाबी की वजह से आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने अपने अहद में थे, जितने अपने अहद मतलब अपने दौर में थे। उनका असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उनका असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है। उन्हें हकीम मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है। इनके अक़वाल हिकमत व दानिश से भरपूर हैं। इनके अक़वाल दानिश व हिकमत से भरपूर हैं। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ बच्चा। सियाको सबाक। शेख सादी अपने अक़वाल व हकायात की ताज़गी और शादाबी की वजह से आज भी उतने ही मकबूल हैं। यहाँ पर भी जो है वो मिसिंग है, तो उसको मैं लिख देती हूँ ऊपर। आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने अपने अहद में थे। उनका असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है। इनके अक़वाल दानिश व हिकमत से भरपूर हैं और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। ये हमारा सियाको सबाक था। इसके बाद हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो है ना इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। शेख सादी के अक़वाल हमारा लेसन है और अब इसका जो इक़्तिबास है उसकी तशरीह शुरू करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तशरीह। शेख सादी अपने दौर के मशहूर दानिश्वर थे। शेख सादी अपने दौर के मशहूर दानिश्वर थे। उनका असल नाम, जहाँ पर तशरीह की ज़रूरत होगी वहाँ हम करेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं होगी उसको हम एज़ इट इज़ लिख देंगे। जैसे उनका असल नाम था शरफ़ुद्दीन, इस बात को हम ऐसे ही लिख देंगे। उनका असल नाम शरफ़ुद्दीन था।
उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। लोगों ने उन्हें उनकी खूबियों की वजह से मुअल्लिम-ए इख़लाक़ का लक़ब भी दिया। सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि नाम जो है वो पूरा आ जाए। सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में शेख सादी ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि शेख सादी की बहुत लंबी उम्र थी। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल थी। शेख सादी की उम्र, या इसको लिख लेंगे कि शेख सादी की उम्र बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने तकरीबन 100 साल उम्र पाई। और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सैर करते हुए गुजारा। उन्होंने बहुत से मुल्कों की सैर की। उन्होंने बहुत से मुल्कों की सैर की और इसी सैर के दौरान सैर के दौरान 14 हज भी किए। 14
हज भी किए। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि शेख सादी ने शेर भी लिखे और आम इबारत भी लिखी, यानी मज़ामीन वग़ैरह भी लिखे। शेख सादी ने शेर भी लिखे और मज़ामीन वग़ैरह भी लिखे। शायरी में उन्होंने मसनवी, बोस्तान, शायरी में उन्होंने मसनवी, बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान लिखी। उनकी इन किताबों को बहुत शोहरत मिली। ख़ास तौर पर उनकी नसर की किताब गुलिस्तान को अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानाई और अक्लमंदी की बातों की वजह से और दानाई और अक्लमंदी की बातों की वजह से आला अदब में इस किताब को शुमार किया जाता है। दुनिया में पाई जाने वाली तमाम बड़ी ज़बानों अंग्रेज़ी, उर्दू वग़ैरह में भी इसके तर्जमे
इसके तर्जुमे हो चुके हैं। यहाँ पर इसकी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाती है 6 क्लास। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाएगी और ख़ुद भी आप कोशिश करें कि आप ख़ुद भी इन पैराग्राफ को जो है यहाँ से देखने के बाद, समझने के बाद ख़ुद भी इसको करने की कोशिश करेंगे तो जो इक़्तिबास की तशरीह है आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।